नमस्कार, आप देख रहे हैं गेट सर्किल। मेरा नाम है जयेंद्र तिवारी और मैं आप लोगों के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज लेकर आया हूं। और उसी सीरीज में आज हम लोग साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सारे क्वेश्चंस अक्सर आपको परीक्षा में देखने के लिए मिल जाते हैं। ओके, तो आज हम दक्षिण अमेरिका से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जब हम दक्षिण अमेरिका की जलवायु के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे विषुवतीय जलवायु। जो यहाँ पे विषुवत रेखा जहाँ से गुजरती है, उन क्षेत्रों में जो विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। ठीक, विषुवतीय जलवायु कहाँ पर पाई जाती है? अमेजन बेसिन में। ओके, जो अमेजन नदी का बेसिन है, उस उन सभी जगहों पर ये जो आपकी अमेजन नदी है, इसके बेसिन पर विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, इसके लक्षण क्या है वो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर साल भर वर्षा होती रहती है। ठीक है, तो वर्ष भर यहाँ पर संवहनीय वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा किसे कहते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको रेनफॉल के बारे में बताया था। संवहनीय वर्षा का मतलब ये हुआ कि जो समुद्र का पानी है वो सूर्य की किरणों से जब गर्म होता है तो ये गर्म हवा, जो भाप है, ये हवा के साथ मिलकर ऊपर उठती है और ऊपर जाके बादल बन जाते हैं, और ये फिर बारिश होती है, फिर बारिश होने लग जाती है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे ट्रेड विंड चलती हैं, तो ये हवाएं इन बादलों को अपने साथ बहाकर ये इधर लेकर आ जाती हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में। और फिर जो रॉकी पर्वत है, इनसे टकराकर यहाँ पर खूब सारी वर्षा होती है, लगातार साल भर ये ऐसे चलता रहता है। इसलिए ये जो विषुवतीय जलवायु पाई जाती है अमेजन नदी के बेसन पे। अब चूंकि लगातार यहाँ पर वर्षा होती है और खूब धूप भी मिलती है, इसकी वजह से यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा उगते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं और तमाम तरह के जंतु भी पाए जाते हैं, जीव जंतु भी पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर इन क्षेत्रों में जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा अधिक होती है। जैव विविधता विश्व में सबसे अधिक कहाँ पर होती है? अमेजन रेन फॉरेस्ट में। जो अमेजन नदी के जो आसपास जो जंगल है, वहां पर जैव विविधता विश्व में सबसे अधिक होती है। ठीक है, ओके। अब जो यहाँ पर लगातार साल भर वर्षा होती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर वर्षा वन पाए जाते हैं, जिनके बारे में मैंने बताया भी, जिनको कहा जाता है सेलवास। ठीक है ना? तो इन वर्षा वनों को सेलवास कहा जाता है। और ये इतने ज्यादा घने होते हैं कि सूर्य की किरणें तक इसके अंदर नहीं आ पाती हैं। इसलिए तमाम सारी जो निचली घास होती है, वो सारे इतनी ज्यादा लंबी होती हैं कि ये पेड़ों के तनों पर लपेटते लपेटते ऊपर तक आ जाती हैं। ऐसा कुछ अगर कहीं क्वेश्चन में दिया है तो आप समझ जाएंगे कि किसके बारे में बात हो रही है, सिलवास के बारे में बात हो रही है। इसके अलावा ये जो सिलवास हैं, इनको जंगली रबड़ का घर कहा जाता है। जंगली जो रबड़ का वृक्ष है ना, उसका घर कहा जाता है। क्यों? चूंकि सबसे पहले जो रबड़ का वृक्ष पाया गया था, तो वो यहीं पर पाया गया था। उसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो सिलवास के वन में ही हुई थी। ठीक है, इसके अलावा इन वनों में वालसा नामक लकड़ी पाई जाती है। वालसा, ये लकड़ी बहुत ज्यादा विशेष होती है, क्योंकि ये विश्व की सबसे ज्यादा हल्की लकड़ी है। वालसा आपसे ऐसे पूछा जा सकता है ना? तो वालसा जो है विश्व की सबसे अधिक हल्की लकड़ी है। इसके अलावा यहाँ पर महोगनी के वृक्ष बहुत अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, महोगनी के वृक्ष बहुत अधिक पाए जाते हैं विषुवतीय जलवायु वाले क्षेत्रों में। इसके अलावा सिनकोना भी यहाँ पर बहुत अधिक पाया जाता है। सिनकोना, सिनकोना जो पेड़ है, इससे जो है मलेरिया की दवाई बनती है। अब जो दूसरी जलवायु है वो है सवाना जलवायु। ठीक, जो सेकंड टाइप की जो जलवायु पाई जाती है वो है सवाना जलवायु। सवाना जलवायु क्या होती है? मतलब सवाना जलवायु आपको अफ्रीका में भी बता चुका हूं। सवाना जलवायु में घास भूमि पाई जाती है, और उसमें ऐसी घास होती है जो बहुत कटीली होती है, कठोर होती है और लंबी होती है। इसका मतलब सवाना जलवायु में कटीले, लंबे तथा कठोर घास के मैदान पाए जाते हैं।
ठीक है। और जो सवाना जलवायु होती है उसमें जो तापमान है वो उच्च रहता है। एक्चुअली ये उपोष्ण कटिबंध में ये जलवायु पाई जाती है। ठीक, तो जैसे ये आपका जो 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री इक्वेटर जा रहा है, तो उसके करीब 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बाद जो जगह है वहां पर आपको इस टाइप की जलवायु मिलेगी, सवाना जलवायु। ठीक है, तो सवाना जलवायु में एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है जो मैंने बताया। तो ये जो घास के मैदान होते हैं इनको दो नाम दिए गए हैं। ठीक है, एक है लानोस, दूसरा है कैंपोस। ओके, लानोस और कैंपोस। तो ये देखिए, ये लानोस है। तो ये जो उत्तरी भाग में है ना, जो ऊपर की, जब विषुवत रेखा के उत्तर साइड में जब जो मैदान है वो है लानोस। ये कहां पर पाए गए हैं? ये आपके जो ओरिनिको नदी है, ओरिनिको नदी है ना, ये तो इसके आसपास, और जो गयाना हाईलैंड्स है यहां पर आपको लानोस मिलते हैं। तो ये कौन से देश में मिलेंगे आपको? वेनेजुएला, यहां पर वेनेजुएला है ना, वेनेजुएला और गियाना, इन देशों में आपको लानोस मिलेंगे। ठीक है, और जो कंपोस है ये आपको मिलेंगे ब्राजील के पठार पर, ब्राजील के पठार इस साइड में है ना, इधर। ये हो गया आपको लानोस, सॉरी कैंपोस। तो याद होगा ना, दो सवाना जलवायु में दो तरीके के सवाना जलवायु में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको उत्तरी भाग में लानोस बोला जाता है और दक्षिणी भाग में कंपोस बोला जाता है। ओके, इसके बाद जो तीसरी टाइप की जलवायु है वो है प्रेयरी जलवायु। तो तीसरी जो जलवायु है प्रेयरी जलवायु। प्रेयरी जलवायु का मतलब क्या हुआ? जो अमेरिका में जो ये मैदान पाए जाते हैं जहां पर गेहूं की खेती बहुत अधिक होती है, ठीक है, तो वहां पे जो जलवायु पाई जाती है उसको प्रेयरी जलवायु कहते हैं। ये एक तरीके से शीतोष्ण जलवायु है। शीतोष्ण, शीतोष्ण जलवायु, वहां पर जो तापमान है वो कम रहता है। तापमान कम रहता है मतलब ठंड अधिक रहती है। ठीक है, तो इस तरीके की जलवायु भी पाई जाती है। ये कहां पर पाई जाती है? ये आपके उरुग्वे और अर्जेंटीना में। ये पूर्वी जो अर्जेंटीना है यहां पर, ये जो आपको ये क्षेत्र दिखा रहा हूं मैं, ये है आपका प्रेरी जलवायु का क्षेत्र। ठीक है, एक्चुअली जो लाप्लाटा नदी मैंने आपको बताया था ना, जब पराना और पैराग्वे ये मिल जाती हैं तो उनकी संयुक्त धारा को लाप्लाटा बोलते हैं। तो लाप्लाटा नदी के बेसिन में ये जलवायु पाई जाती है। ये जो बेसिन है वहीं पर है आपके उरुग्वे और पूर्वी अर्जेंटीना में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो प्रेरी जलवायु पाई जाती है तो इसमें भी घास के मैदान पाए जाते हैं, और ये घास जो होती है वो लंबी और मुलायम होती है। ठीक, लंबी और मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं प्रेरी जलवायु में। तो यहां पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको पंपास बोला जाता है। ठीक, ये देखिए पंपास। ठीक है, तो इनको बोला जाता है पंपास। ओके, तो ये लंबी घास के मैदान होते हैं जिनको पंपास बोला जाता है। और यहां पर एक घास पाई जाती है अल्फा अल्फा। ठीक, लंबी ऊंचाई की घास होती है, मुलायम होती है वही घास। ठीक है, तो इसको, ये जो अल्फा अल्फा घास होती है जानवरों के लिए बहुत पोषक होती है। इसको खाने से जानवरों का जो है उनके अंदर फैट बढ़ती है, मोटापा बढ़ता है, जिससे जो है आप जो स्लॉटर हाउस होते हैं वहां पर उनको काफी ज्यादा मीट मिलता है। तो ये जो है घास बहुत ज्यादा फेमस है पंपास रीजन में, अल्फा अल्फा। ठीक है, इसके बाद जो चौथी प्रकृति है वो है आपकी उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु ये जो है कहां पाई जाती है? जो उत्तरी अर्जेंटीना है। ठीक है, पश्चिमी पराग्वे, ये देखिए ये पश्चिमी पराग्वे यहां पर, और उत्तरी अर्जेंटीना, इस क्षेत्र में ये उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ओके, तो यहां पर ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है और शीत ऋतु में ये जो है शुष्क रहता है, ड्राई रहता है, जैसे हमारा इंडिया। गर्मी में वर्षा होती है और
सर्दियों में ये ड्राई रहता है। तो यही जो है हालत यहाँ पर रहती है उष्णकटिबंधीय, मतलब पश्चिमी पराग्वे और उत्तरी अर्जेंटीना के अंदर। तो इन क्षेत्रों में वर्षा जो है अधिक होती है, ठीक है। अधिक वर्षा की वजह से यहाँ पर भी घने वन पाए जाते हैं, ठीक है। घने वन तथा घास के मैदान दोनों पाए जाते हैं। घने वन तथा घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनको कहा जाता है ग्रैंड चाको, याद रखिएगा, इसलिए इनको कहा जाता है ग्रैंड चाको। ये देखिए ग्रैंड चाको, ठीक। तो ये कहां पर है? पश्चिमी पराग्वे एंड उत्तरी अर्जेंटीना। ओके, यहां पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ओके, और इन्हीं क्षेत्रों में ग्रान चाको के जो घास के मैदान है उनको ग्रान चाको बोला जाता है। ओके, अब देखिए जो अगली जलवायु है वह है मरुस्थलीय जलवायु। मरुस्थलीय जलवायु, ठीक। चूंकि यार देखो जो दक्षिण अमेरिका है यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट डेजर्ट पाए जाते हैं। एक है आपका अटाकामा मरुस्थल, दूसरा है पैटागोनिया मरुस्थल, ठीक। अब देखिए जो अटाकामा मरुस्थल है, होता क्या है, जब ये हवाएं खूब जिसमें नमी रहती है, इन हवाओं में ये हवाएं जब बह के आती हैं, ठीक है, तो ये एंडीज पर्वत के पूर्वी हिस्से में बहुत बारिश करती हैं, खूब बारिश करती हैं, और अपनी जितनी नमी होती सारी की सारी नमी निकाल देती हैं, ठीक है। इसके बाद जो इसका जो पश्चिमी हिस्सा होता है, जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर जो हवाएं होती हैं वो उनमें पानी नहीं होता है, उनमें आर्द्रता पूरी खत्म हो चुकी होती है, वो शुष्क हो चुकी होती है, ड्राई हो चुकी होती है। तो इन क्षेत्रों में आपको बारिश नहीं मिलती। तो जो आपका एंडीज पर्वत है उसके पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश नहीं होती है, वो अक्सर ड्राई होते हैं। तो ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ना आप, उत्तरी चिली में ये वाला एरिया जहां से मकर रेखा गुजरती है, ये जो है यहाँ का सबसे ज्यादा ड्राई प्लेस है, और यहाँ पर पूरा ये मरुस्थल बन जाता है, जिसको बोलते हैं अटाकामा मरुस्थल, ठीक है। तापमान भी यहाँ पर अधिक रहता है, तो ये उष्ण मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल, गर्म मरुस्थल है, ठीक है। और ये विश्व में सबसे ज्यादा शुष्क, विश्व का सबसे ज्यादा सूखा मरुस्थल है, सबसे ज्यादा सूखा मरुस्थल, मतलब कभी यहाँ पे वर्षा नहीं होती, सबसे ज्यादा ड्राइएस्ट है। और इसी मरुस्थल के अंदर एक जगह है अरिका, ठीक। और इस जगह को विश्व की सबसे ज्यादा सूखी जगह कहा जाता है, विश्व का शुष्कतम स्थल है ये, शुष्कतम स्थल अरिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, चिली में स्थित है, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अरिका कहां पर स्थित है? उत्तरी चिली में, ठीक है। तो ये हो गया आपका अटाकामा मरुस्थल। इसके बाद है पैटागोनिया। जो पैटागोनिया मरुस्थल है, ये जो है शीतोष्ण मरुस्थल है, ये शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु है, यहां पर कोल्ड डेजर्ट है ये, ठीक है। तो ये जो आपका अटाकामा है ये हॉट डेजर्ट है, और पैटागोनिया है कोल्ड डेजर्ट। ओके, यहां पर ये देखिए पैटागोनिया, जो कि साउथ अर्जेंटीना और चिली में है। ओके, अब देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि यहां पर भी तो एक ओशियन है, प्रशांत महासागर, है ना। तो यहां पर भी बारिश हो सकती है, यहां पर भी नमी मिलेगी हवाओं में, और ये हवाएं यहां पर जाके बरस जाए, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों? चूंकि जो हवाएं हैं, एक तो उनकी दिशा इस तरफ है, ठीक है, ट्रेड विंड्स ऐसे जाती है ना, है ना। तो एक तो हवाओं की दिशा इस तरफ है, और जो वेस्टर्लीज है उनकी दिशा इस तरफ है ना। तो एक तो इधर हवा जाती नहीं एंडीज पर्वत की तरफ, दूसरा जो यहां पर ना एक कोल्ड करंट बहती है, इसको पेरुवियन करंट बोलते हैं, पेरुवियन ओशन करंट, समुद्री जलधारा, ठीक है। इसको हम्बोल्ट जलधारा भी बोलते हैं, ठीक। तो ये एक्चुअली ठंडी जलधारा होती है, कोल्ड, पोल से आ रही होती है ना। तो अब देखो जब यहाँ पे ठंडी जलधारा जाएगी तो यहाँ के पानी को कर देगी ठंडा,
जब पानी ठंडा होगा तो उसका वाष्पीकरण होगा ही नहीं, तो वहाँ की जो हवा है वहाँ पर नमी होगी नहीं, वहाँ की जो हवा होगी वो बहुत शुष्क होगी। तो आप जब भी देखोगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ज्योग्राफी के अंदर, कि किसी भी महाद्वीप का जो पश्चिमी सिरा होता है वो हमेशा शुष्क होता है। ठीक है, आप सहारा डेजर्ट देख लो, वो भी आपको वेस्ट में मिलेगा। अपने भारत में देख लो, थार डेजर्ट, वो भी कहाँ है? वेस्ट में ही है ना? तो जितने भी डेजर्ट हैं आपके यूएसए में, जो डेजर्ट पाए जाते हैं, ओके, तो वो भी सारे के सारे कहाँ हैं? वेस्टर्न साइड में, रॉकी माउंटेन्स के साइड में, है ना? तो ये कारण यही होते हैं, क्योंकि एक तो हवाओं का उधर डायरेक्शन नहीं होता, और दूसरा किसी भी महाद्वीप के जो ये जो पश्चिमी सिरे होते हैं वहां पर अक्सर आपको कोल्ड करंट देखने को मिलती है, ठंडी ठंडी जलधारा ही आपको देखने को मिलती है। ओके, तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती। ओके, तो हमने जो है साउथ अमेरिका के क्लाइमेट को अच्छे से समझ लिया, जान लिया। ओके, अब देखिए ये जो आपका साउथ अमेरिका है, यहाँ पर कृषि योग्य भूमि बहुत कम है। पूरे क्षेत्रफल का सिर्फ 10% है जहां पर कृषि की जा सकती है, और ये अधिकतर जो कृषि योग्य भूमि है वो आपको अर्जेंटीना में मिलती है या फिर उरुग्वे में मिलती है। ठीक है, जहां पर पैम्पास नामक जो एरियाज है ना, जहां पर पैम्पास घास के मैदान पाए जाते हैं, तो वो जो भूमि है वो ही है कृषि के योग्य। बाकी बहुत ही कम जो है कृषि के योग्य भूमि पाई जाती है। ओके, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं, कि जैसे जो आपका ये देखिए यहाँ पर जो वेनेजुएला है, ठीक है, तो वेनेजुएला की राजधानी का नाम क्या है? कराकस। ये देखिए, एक लिख भी देता हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि हो सकता है दिख ना रहो। वेनेजुएला की जो राजधानी है उसका नाम है कराकस। ओके, ठीक है, तो वेनेजुएला में ही एक झील पाई जाती है। ये देखिए यहाँ पर ये जो झील दिख रही है आपको, है ना, ये एक लेक है, एक लैगून लेक है, और इसका नाम है मराकाइबो। तो ये जो मराकाइबो झील है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक है वेनेजुएला की, और इस झील के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर पेट्रोलियम के अत्यधिक भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैराकाइबो झील के क्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर अत्यधिक पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, और कहा यह जाता है कि विश्व में सबसे अधिक पेट्रोलियम के भंडार कहां पर पाए जाते हैं? वेनेजुएला में, मराकाइबो झील के आसपास। ठीक, तो ये प्रश्न आपको अक्सर परीक्षा में देखने को मिलता है कि पेट्रोलियम के सबसे बड़े भंडार विश्व में कहां पर पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं वेनेजुएला में। लेकिन ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है यूपीपीएससी में, और जहां पर इसका आंसर सऊदी अरेबिया बताया गया, सऊदी अरब। ठीक है, तो एक्चुअली आप नेट पे कहीं भी चेक करेंगे, विकिपीडिया पे चेक करेंगे, तो आपको पेट्रोलियम के सबसे बड़े भंडार के लिए आपको आंसर दिया जाएगा वेनेजुएला। ओके, तो अब आगे क्या होगा करेक्ट आप देख लेना, क्या लगाना है। हो सकता है इस बार पूछा जाए और इस बार आंसर हो वेनेजुएला, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको रिस्क लेना हो तो आप वेनेजुएला ही आंसर टिक करिएगा अगर ऑप्शन में रहता है तो। इसके बाद ये देखिए इक्वाडोर। इक्वाडोर का नाम ही है इक्वेटर के ऊपर, क्योंकि यहां से विषुवत रेखा गुजरती है, इसलिए इस कंट्री का नाम रख दिया गया इक्वाडोर। तो जो इक्वाडोर है इसकी राजधानी का नाम है क्विटो। ठीक, इसकी राजधानी का नाम है क्विटो, और ये दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। समझ रहे हो, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है क्विटो, इक्वाडोर की राजधानी है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे अक्सर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, और इक्वाडोर में ही स्थित है एक ज्वालामुखी जिसके बारे में मैंने बताया आपको, कोटोपॉक्सी। तो कोटोपॉक्सी भी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका था। अब देखिए यहां पर आपको ये देश मिलेगा पेरू। ठीक है, तो पेरू और बोलिविया, इसके बगल में है बोलिविया, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, इसके पास कोई भी अपनी समुद्री तटरेखा नहीं है। तो पेरू और बोलिविया की सीमा पर एक झील पाई जाती है जिसको बोलते हैं टीटी काका लेक। ये जो लेक देख रहे हैं आप, ये ये है टीटी
काका लेक, टीटीकाका झील। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जो टीटीकाका झील है वो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। नौकागम्य, नेविगेशनल लेक है ये, मतलब यहां पर नौकाएं चलाई जा सकती हैं इस झील के अंदर, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। लेकिन अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो ध्यान रखना उसका आंसर टीटीकाका लेक नहीं होगा। टीटीकाका लेक ऐसी झील है जिसमें नौकाएं चलती हैं और सबसे ऊंचाई पर स्थित है। लेकिन अगर सबसे ऊंचाई पर स्थित झील की बात की जाए, आपसे ये ना कहा जाए कि उसमें नौका चलती है नहीं, तब जो आंसर होगा तो वो है ठिसो सिकुरू। ठिसो सिकरू लेक, ठिसो सिकरू, ये कहां पर है? तिब्बत में ये लेक पाई जाती है। ओके, ठिसो सिकरू लेक ये विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ओके, अब देखिए एक चीज बताना भूल गया, ये देखिए ये अमेजन नदी है। ओके, तो अमेजन नदी पर एक बंदरगाह है मनोस, ये देखिए मनोस बंदरगाह, मनोस बंदरगाह। ये जो बंदरगाह है ये विश्व का सबसे अंतरतम बंदरगाह है, मतलब इनर, जो आपकी जो कोस्टल लाइन है उससे सबसे अधिक अंदर जो एक बंदरगाह है, सबसे अधिक अंदर, तो वो है मनोस बंदरगाह। विश्व का सबसे अंतरतम, सबसे अंतरतम बंदरगाह कौन सा है? मनोस बंदरगाह। किस पे है? अमेजन नदी पे। ठीक है, यहां से शिप्स चलते हैं और ये अटलांटिक सागर तक माल को लेकर जाते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए ये जो चिली है, चिली, ये देख रहे हैं, ये वाला कंट्री चिली, ये विश्व में नाइट्रेट और तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, याद रखिएगा, चिली जो है विश्व में नाइट्रेट और तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, तो इस देश को, मतलब इस चिली को विश्व की तांबे की राजधानी कहा जाता है। विश्व तांबे की राजधानी कहा जाता है चिली को। ठीक है, और चिली में ही चुक्की कमाता पठार है एक, चुक्की कमाता पठार। तो ये जो है तांबे के उत्पादन के लिए फेमस है, यहां पर तांबा बहुत अधिक पाया जाता है। चुक्की कमाता पठार किसके लिए फेमस है? तांबे के लिए फेमस है। ठीक है, अच्छा, जो आपका दक्षिण अमेरिका है इसको पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, पक्षियों का महाद्वीप, क्योंकि यहां पर पक्षी बहुत अधिक पाए जाते हैं और तमाम सारी पक्षियों की प्रजाति है जो यहां पर पाई जाती है। तो इसमें क्या है कि जो पेरू है ना, पेरू, तो पेरू के तट पर एक आइलैंड है, गुआनो आइलैंड, यहाँ पे दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो गुआनो आइलैंड है यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा आइलैंड एक बहुत स्पेशल खाद के लिए फेमस है, इसको बोलते हैं गुआनो खाद, गुआनो खाद। ठीक है, तो ये गुआनो खाद क्या है, वहां पर एक पक्षी पाया जाता है इस आइलैंड के ऊपर, तो उसकी जो बीट निकलती है, उसका जो मल है, पक्षी का जो बीट निकलती है ना, वो जम जाती है और उन्होंने पूरा इस आइलैंड को उससे ढक रखा है और वो एक खाद में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको गुआनो खाद बोलते हैं। और ये बहुत एक हाई क्वालिटी की एक प्राकृतिक खाद है, गुआनो खाद। ठीक है, तो ये पेरू का एक आइलैंड है गुआनो द्वीप, वहां पर ये खाद पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए इटाबिरा एक सिटी है, इटाबिरा, इटाबिरा, ये ब्राजील का एक शहर है, इटाबिरा। ओके, तो ये ब्राजील का प्रमुख लौह अयस्क खनन क्षेत्र है। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीएससी में, लौह अयस्क खनन क्षेत्र इटाबिरा कहां का है? ब्राजील का, ब्राजील का प्रमुख शहर है ये इटाबिरा लौह अयस्क खनन के लिए। ओके, अब देखो कुछ दो तीन पशुओं की प्रजाति जान लेते हैं। लामा, लामा का नाम आप काफी सुनेंगे, लामा, ये लंबी गर्दन वाले ऊंट की प्रजाति है एक।
ठीक है, ये लामा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और इसकी जो गर्दन है काफी लंबी होती है और ऊंट की प्रजाति का ही एक पशु है। ओके, इसके बाद जैगुआर, ये जो जैगुआर है ये भी दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और ये पौधों पे मतलब पेड़ों पे रहता है, पौधे तो नहीं बोलेंगे, पेड़ों पर रहने वाला ये एक शिकारी जानवर है जैगुआर। एक और है पक्षी रिया, रिया ये जो है शुतुरमुर्ग की तरीके से ना उड़ पाने वाला एक पक्षी है। ठीक है, तो ये तीनों जो है दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं और इनसे भी क्वेश्चन काफी सारे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने लगभग जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं दक्षिण अमेरिका से, वो सारी की सारी कवर कर ली हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारे पॉइंट्स पसंद आए होंगे। और अगर आप इनके नोट्स बना लेते हैं, उनको रिवाइज करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपके कोई भी क्वेश्चन फंसने वाले हैं। आप इस वीडियो को एक दो बार पढ़ लीजिएगा, एक दो बार और रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स अगर आप बनाते हैं उनको रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद आप घटना चक्र से या कोई ऐसी किताब जिससे जो पुराने क्वेश्चन जिसमें दिए हों, जो पूछे गए हों परीक्षाओं में, उनको लगाइएगा और मोस्ट प्रॉब्ली आप 99% क्वेश्चन आप सारे के सारे सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना जाने से पहले, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज एक कमेंट भी डाल देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपसे एशिया के बारे में बात करूंगा। एशिया महाद्वीप बचा हुआ है, अभी हमारा अफ्रीका हो गया, अभी हमारा अमेरिका हो गया, अभी एशिया और यूरोप खत्म करेंगे और फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। इस तरीके से फिर हमारे सारे महाद्वीप खत्म हो जाएंगे और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचेगा जो ओशन करंट्स हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओशन करंट करने के बाद हमारा जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो मिलते हैं फिर जल्दी ही एशिया और यूरोप के वीडियोस के साथ। गुड बाय, टेक केयर।